हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमें देखना है एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9.1 से। ठीक है, तो देखो कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल्स में या कहीं पे कर लिए हैं, तो उनके लिए मैं आपको यहाँ पे हिंट दे दूंगा, कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, सॉरी आपको क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। देखो 27 मतलब आपको नेगेटिव रखना पड़ेगा क्योंकि ये रियल ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा नेगेटिव। ओके, वर्ड क्या आया, देखो कॉन्केव मिरर, कॉन्केव वर्ड आए तो मैंने आपको बोला था आर एंड एफ दोनों नेगेटिव आएंगे, तो मैंने यहाँ पे आर ले लिया -36 सेंटीमीटर, तो एफ इक्वल टू आर बाई 2 के हिसाब से ये बनेगा -18 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस v। उसके बाद देखो डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर के लिए आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना पड़ेगा और साइज ऑफ इमेज आपको h डैश फाइंड करना है। ओके, इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। ठीक है, तो उसके लिए भी आंसर देना है। तो आपको मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख के दे रहा हूँ, उसको फॉलो करो, आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले आप यूज करोगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में क्या करना है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 1/-27 प्लस 1/v इक्वल टू 1/-18। यहाँ से आपको v मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे इतना तो पता है कि आपको LCM लेना ये सब आता है, तो v मिल जाएगा। जैसे ही v मिल गया, मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u में साइन कन्वेंशन के हिसाब से वैल्यूज रख दो। ठीक है, तो फिर आपको मिल जाएगा मैग्निफिकेशन m, फिर h डैश रख दो। h डैश कैसे मिलेगा, तो नेक्स्ट आपका स्टेप होना चाहिए मैग्निफिकेशन m इक्वल टू h डैश डिवाइड बाई h, और h डैश इक्वल टू आपको मिल जाएगा मैग्निफिकेशन इनटू h। ठीक है, चलो यहाँ तक कंप्लीट होगा। अब देखो नेचर कैसे बताएं, साइज तो पता चल जाएगी। देखो साइज ऑफ इमेज तो हम यहाँ पे एच डैश निकाल रहे हैं, क्लियर, इसमें वैल्यू रख दोगे आपको एच डैश मिल जाएगा। एम कहाँ पे है, तो यहाँ से मिलेगा, और एच आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेचर कैसे बताएं, तो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो जब मैंने आपको मैग्निफिकेशन पढ़ाया था तभी ये सब मैंने लिख के दिया था कि मैग्निफिकेशन की साइन और मैग्नीट्यूड के हिसाब से क्या पता चलेगा। देखो प्लस माइनस साइन की हिसाब से हमें पता चलेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट है या तो रियल एंड इन्वर्टेड है वो, और प्लस मैग्नीट्यूड के हिसाब से जो इमेज है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, या सेम साइज है। ठीक है, चलो 9.2 देखते हैं। अब 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। एक मिनट, यहाँ पे एक और क्वेश्चन रह गया ना, इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन
हैव टू बी मूव्ड। स्क्रीन मतलब क्या, इमेज की पोजीशन, क्योंकि हम स्क्रीन के ऊपर ही इमेज को कैप्चर करते हैं। अब आप जब रे डायग्राम पढ़ते थे 10th स्टैंडर्ड में, तब आपको पता होगा कि जैसे हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज हमें F पे मिलती थी, ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड टू F है तो इमेज हमें मिलती थी बिटवीन F एंड 2F, ऑब्जेक्ट है वो अगर एट 2F है तो इमेज मिलती थी एट 2F, ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F है तो इमेज मिलती थी बियॉन्ड 2F। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाओगे वैसे वैसे स्क्रीन है वो दूर लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये उसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो लिखोगे क्या, इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर देन द स्क्रीन विल हैव टू बी मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इमेज। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror। अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट है तो मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। ओके, फोकल लेंथ क्या है 15, और वर्ड कौन सा है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ क्या आएगी, पॉजिटिव, मतलब F इक्वल टू +15 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या पूछा है वो देखो, गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन। लोकेशन ऑफ इमेज और मैग्निफिकेशन। चलो मिरर फॉर्मूला से स्टार्ट करोगे। मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/v इक्वल टू 1/f, यहाँ से आपको v मिल जाएगा। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, -v/u, यहाँ से आपको मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। ओके, और क्या पूछा है देखो, डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स एज द नीडल मूव फ्रॉम द मिरर। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे सपोज रख रहे हो तो इमेज मिलती है बिटवीन P एंड F, मतलब यहाँ पे कहीं पे इमेज मिली। अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर लेके गए तो इमेज थोड़ी दूर जाएगी, ऑब्जेक्ट को और दूर लेके गए इमेज थोड़ी और दूर जाएगी, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लेके गए इमेज आपको एग्जैक्ट कहाँ पे मिली, प्रिंसिपल फोकस पे। मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे मैं दूर लेके जा रहा हूँ वैसे वैसे इमेज दूर जाएगी, बट कहाँ तक, प्रिंसिपल फोकस तक। ओके, तो इमेज यहाँ पे मूव होगी अवे फ्रॉम मिरर बट अप टू प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, चलो उतना आप वर्ड्स में, ओन वर्ड्स में आंसर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9.3। A tank is filled with water to a height of 12 centimeter. The apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 centimeter. What is the refractive index of water? What is the refractive index of water? ठीक है, if water is replaced by a liquid of refractive index 1.63 to the same height, by what distance will the microscope have to be moved to focus on the needle again? देखो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आप केस 1 के लिए डिटेल लिखो, और केस 1 में जो मीडियम है वो क्या है, वाटर, और बाहर क्या है, एयर। तो यहाँ पे एयर वाटर सरफेस है। अ टैंक इज फिल्ड टू हाइट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 12.5 सेंटीमीटर। द apparent डेप्थ ऑफ द नीडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाय माइक्रोस्कोप। चलो हाइट ऑफ इमेज क्या मिल रहा है,
9.4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? NW निकालना है, निकाल सकते हैं, एकदम इजी है। देखो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ में जो सिखाया था वो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ओके, विथ ऑब्जर्वर। चलो ऑब्जर्वर कहाँ पे है, एयर में है ना, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर आएगा, नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आएगा। ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वहाँ पे, मतलब यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है। ओके, तो ये हुआ 9.4, ये हुआ 12.5, ये 1/NW, तो आपको NW मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी केस 2 के लिए जाते हैं। केस 2 में एयर तो है ही, बट आपको जो यहाँ पे बोला हुआ है कि वाटर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड, तो यहाँ पे आ जाएगा लिक्विड। ठीक है, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1.63। ओके, समझो HO अभी सेम है, HO सेम है कितना, 12.5 सेंटीमीटर, बट जो इमेज डिस्टेंस है वो चेंज हुआ, मतलब HI डैश हमें पता नहीं है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड दिया हुआ है 1.63, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, HI डैश अपॉन HO इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे HI डैश अपॉन HO 12.5 जो दिया हुआ था इक्वल टू 1/1.63, तो HI डैश आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मुझे चाहिए चेंज इन पोजीशन ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को फोकस करने के लिए कहाँ पे आना है, देखो ऑलरेडी माइक्रोस्कोप HI को फोकस कर रहा था, अभी HI डैश को फोकस करना पड़ेगा, तो शिफ्ट कितना हुआ, HI माइनस HI डैश। ठीक है, बस ये जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। चलो यहाँ तक क्लियर। अभी एक क्वेश्चन है 9.4, 9.4 का सॉल्यूशन देखते हैं। आपको देखो यहाँ पे फिगर 9.34 A and B shows refraction of a ray in air incident at 60 degree with the normal to a glass air and water air interface respectively. Predict the angle of refraction in glass when the angle of incidence in water is 45 degree with the normal to a water glass interface। देखो ये और ये सिचुएशन की हेल्प से आपको यहाँ पे रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो तीनों केस के बारे में बोल दो। सबसे पहले केस 1 कौन सा है, तो ग्लास एयर सरफेस। ठीक है, क्या लगाओगे, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आई कितना है 60 डिग्री, साइन आर कितना है 35 डिग्री, इक्वल टू N2 बाई N1, तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके लिए इक्वेशन 1। फिर केस 2 ले लो, केस 2 है वाटर एयर सरफेस, उसमें भी इंसिडेंट एंगल तो 60 दिया हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको दिया हुआ है 47 वाटर के अंदर। देखो तो यहाँ पे आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये सेकंड हुआ। अब क्या करोगे आप, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 कर दो, या तो 1 डिवाइड बाई 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मिलेगा, Na कैंसिल आउट होगा। सेम वे साइन 60 कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर आ जाएगा साइन
47 डिवाइड बाई साइन 35। नेचुरल साइन में देख के ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद केस 3 यूज करना है। तो केस 3 में क्या करोगे, ग्लास वाटर सरफेस है, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल कितना है 45, तो यहाँ पे रख दोगे 45 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर। अब देखो ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई है, ठीक है, और साइन 45 आपको पता है 1/√2, तो साइन आर मिल सकता है और साइन आर की हेल्प से आर मिल सकता है, ठीक है। तो इतना न्यूमेरिकल आप फिनिश कर दोगे और हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9.5 पे आते हैं, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में कहीं पे डाउट है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9.5 से। अभी A small bulb is placed at the bottom of tank containing water to a depth 80 centimeter. What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे हाइट दी हुई है 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8 मीटर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33। कंसिडर द बल्ब टू बी अ पॉइंट सोर्स। अब सिचुएशन क्या है पहले वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सपोज यहाँ पे ऐसे वाटर भरा हुआ है, ये पानी है, ठीक है। थोड़ा हम लाइट ड्रॉ करेंगे ताकि आपको डायग्राम समझ में आए। यहाँ पे मैंने बल्ब रखा है और आपको ये वाली जो हाइट है, ये हाइट आपको h दी हुई है। हम मान के चलते हैं कि बल्ब में से निकलने वाला रे ये ऐसे जाएगा और एक टाइम पे क्रिटिकल एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ और जाने लगेगा सरफेस के ऊपर। तो सेम वे ऑपोजिट साइड भी हो सकता है, इस तरफ यहाँ पे भी तो क्रिटिकल एंगल बन सकता है सी, क्रिटिकल एंगल IC या तो सी कोई भी नाम दे सकते हो आप, और इस तरफ जाने लगा, हो सकता है ना। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट रे अगर यहाँ से पास हुआ बाहर निकल सकता है, यहाँ से पास हुआ बाहर निकल सकता है, बट यहाँ पे ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल बनेगा, लाइट रे वापस आएगा उसी मीडियम में। तो मतलब क्या हुआ कि इतना ही एरिया है जिसमें से लाइट रे बाहर निकल सकता है। कितना एरिया, सरफेस के ऊपर इतने एरिया में से लाइट रे बाहर निकल सकता है। ये पूरा एक कॉनिकल शेप बनेगा, ठीक है। तो आपको ये रेडियस पहले निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे जो रेडियस है R वो पहले निकालनी पड़ेगी। ये है H, ठीक है, रेडियस और ये हाइट आपको दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस क्या बनेगा, √R² + H²। चलो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल C बना, तो फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे भी क्रिटिकल एंगल C बनेगा। अब एकदम इजी हो गया। देखो सबसे पहले हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, बाद में वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है डायग्राम में देख के साइन C = 1/n तो है ही, और साइन C = मैं ये भी लिख सकता हूँ अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, सॉरी हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे साइन C के लिए ये ऑपोजिट और ये हाइपोटेनियस, तो R/√R² + H² = 1/n हुआ।
अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एन स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर इधर लेके आओ, कॉमन निकलेगा, अंदर रहेगा एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला हमें मिला एच स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर माइनस 1। मुझे चाहिए एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मुझे मिल गया है एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। बस इसमें वैल्यू रख दो, आंसर मिल जाएगा। पाई मतलब 3.14, एच 0.8 दिया हुआ है और एन की वैल्यू है 1.33। ठीक है, इसमें वैल्यू रख दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। चलो, ये 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ तक रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से ये सॉल्यूशन आगे बढ़ाएंगे और ट्राई करेंगे कि एक साथ ही ये पूरा सॉल्यूशन फिनिश हो जाए। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है वो फिनिश हो जाए। तो यहाँ तक रखते हैं, किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।